नमस्ते। इमेज प्रोसेसिंग फंडामेंटली तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स पे आधारित होती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। क्लासिफिकेशन, डिवाइडिंग द इमेजेस और पुटिंग them into some kind of a classification और क्लासेस। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यानी कि इमेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना। और सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी कि इमेज के अंदर जो रीजन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना। आज के लिए हम थोड़ा सा इसको सिंपल रखेंगे, हम लोग इसको सिर्फ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। यदि आप इमेज प्रोसेसिंग सीखना चाहते हो तो ये बचपन में मैंने ये किताब पढ़ी थी, गोंजालेस वुड्स की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये बुक आप पढ़ो तो फंडामेंटल लेवल पे आपको इमेज प्रोसेसिंग इसमें उन्होंने बताई हुई है। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ बैकग्राउंड और सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमेज सेगमेंटेशन में रीजन्स डिफाइन होते हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं रीजन डिफाइन करने के। लेट्स से अगर आप बोलते हैं कि रीजन है मेरे रीजन 1 2 3 एन रीजन्स हैं, आपके सब रीजन्स हैं, वो सारे रीजन तब भी होंगे जब पहली कंडीशन में जब जो पिक्सल हैं वो एक रीजन को बिलोंग करते हैं। तो वो जो आपके पिक्सल्स हैं वो ग्रुप बना के एक ही जगह पे होंगे तो वो एक रीजन होगा। इसी तरह से दूसरा ग्रुप बना के पिक्सल्स होंगे वो दूसरा रीजन होगा। दूसरा रूल ये है रीजन बनने का कि जो उसमें पिक्सल्स ग्रुप बना के तभी माने जाएंगे जब वो आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो। अब कनेक्शन जो होता है वो आप 4x4 कनेक्शन, यानी कि एक नेबर 4 तरीके से कनेक्टेड है, यानी कि उसको बोलते हैं फोर नेबर कनेक्शन, या फिर आप 8 कनेक्टेड नेबर्स भी बोल सकते हो। 8 कनेक्टेड में आपका जो क्रॉस कनेक्शन भी आ सकता है उसमें। फिर तीसरा होता है कि जो रीजन है वो आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। कि मेरे पास एक रीजन है, मेरे पास ये दूसरा रीजन है, मेरे पास ये तीसरा रीजन है, उनके बीच में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी पिक्सल है वो एक कनेक्शन में उनसे मिलना नहीं चाहिए, या चाहे वो 8 कनेक्टेड हो चाहे 4 कनेक्टेड हो, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, तो वो अलग से रीजन कहलाएगा। वरना अगर वो कनेक्टेड होंगे, चाहे वो सिंगल पिक्सल से भी कनेक्टेड हों, तो वो 2 रीजन नहीं, वो एक ही रीजन कहलाएगा। चौथा जो हमारा रूल है वो ये है कि जो पिक्सल्स उसके अंदर हैं वो किसी न किसी एक रीजन में जो पिक्सल्स है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए, जैसे कि इंटेंसिटी या फिर कलर। तो ये जो कंडीशंस हैं ये सारी उस रीजन को एक एक्सक्लूसिवली बिलोंग करनी चाहिए। जैसे कि एक कलर है रेड कलर, तो सारे पिक्सल्स जो होंगे वो रेड ही होने चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। या फिर इंटेंसिटी, तो उनकी अगर हम हिस्टोग्राम देखें, इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो इंटेंसिटी सबकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो ये दोनों रूल्स इसी को अप्लाई करते हैं, तो इसी के बेसिस पे आप रीजन्स को डिफाइन कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसमें आप देखो कि ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड रीजन में ये आपको बच्चे दिख रहे हैं, फोरग्राउंड रीजन में आपको ये बच्चे दिख रहे हैं, और बैकग्राउंड में आपको ये बच्ची दिख रही है, और पीछे दीवार है और पेड़ है। अब यहाँ पे रीजन्स हैं, फोरग्राउंड रीजन और बैकग्राउंड रीजन, ये 2 रीजन मैंने डिफाइन कर दिए। वो आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, उनका इंटेंसिटी या कलर डिफरेंट होना चाहिए। या फिर ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये अलग अलग ये रीजन्स हैं। पिक्सल की भाषा में देखा जाए, इमेज प्रोसेसिंग भाषा में देखा जाए तो ये रीजन्स हैं। जैसे ये एक पीछे बच्ची खड़ी है, अब कंप्यूटर को नहीं पता ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये क्या है। कंप्यूटर के लिए सिर्फ ये पिक्सल्स हैं, उनकी एक RGB वैल्यू है, और RGB वैल्यू अगर सेम है, इंटेंसिटी अगर सेम है, और वो आपस में कनेक्टेड नहीं है पिक्सल्स, तो वो एक रीजन हो गया। तो ये हो गया बैकग्राउंड रीजन्स का, जो कि सेगमेंटेशन में फंडामेंटल लेवल पे आता है। अब इन्हीं रीजन्स को हम सेगमेंट कैसे करें। इन रीजन्स को, ये जो रीजन्स हैं, जैसे कि मैं अभी इस वाले एग्जांपल में आपको बताऊंगा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, इनको सेगमेंट कैसे करें। इसके लिए बहुत सारे
फंडामेंटल लेवल पे तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। रीजन ग्रोइंग, जिसमें कि आप क्या करते हो कि इंटेंसिटी के बेस पे और इंटेंसिटी डिफरेंस के बेस पे आप दो रीजन्स को सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास ये हैंड रिटन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मैं जानता हूँ कि जो वाइट है वो बैकग्राउंड हुआ, पेपर हुआ, और जो फोरग्राउंड में ये मेरी लिखाई हुई। तो मैं यहाँ पे एक थ्रेशोल्डिंग मेथड लगा के और ऑत्सु मेथड लगा के मैं यहाँ पे इसको अलग कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेगमेंट कर दिया इसको। मैंने बैकग्राउंड सेपरेट कर दिया और ये फोरग्राउंड में लिखाई मेरी सेपरेट हो गई। ये एक तरीका है जिसमें कि मैंने दो रीजन्स मैंने आपस में डिफाइन कर दिए कि एक थ्रेशोल्ड से अगर नीचे होगा तो वो एक रीजन है, यहाँ एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा तो वो एक रीजन है। तो यहाँ पे मैंने 0 और 1, यहाँ पे मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। वाइट को मैंने 1 मान लिया और ब्लैक को मैंने 0 मान लिया, और फिर मैंने उसको थ्रेशोल्ड मेथड से सेगमेंट कर दिया। दूसरा तरीका होता है रीजन बाय ग्रोइंग, जिसके अंदर आप इंटेंसिटी के बेस पे ये जान सकते हो कि सेगमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फोटो ले रखी है बर्ड्स की। अब इनकी इंटेंसिटी और जो बैकग्राउंड है उसकी इंटेंसिटी में अंतर को देखते हुए यहाँ पे मैं थ्रेशोल्डिंग यूज़ करके मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ, इनको सेगमेंट कर सकता हूँ। रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, ये थोड़ा एडवांस तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो मेरे रीजन्स है, जिसको मैं बोलता हूँ सो कॉल्ड रीजन्स हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक ट्री, एक क्वार्टरी के लिए, एक क्वार्टरी की तरह रखूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा कि मेरा जो मेरा रूट नोड है वो मेरा पूरी पिक्चर है, और जो उसके अंदर रीजन्स है वो उसके सारे नोड्स हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जो मेरे पास एक सेगमेंटेशन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑत्सु मेथड से, थ्रेशोल्डिंग मेथड से या रीजन ग्रोइंग मेथड से कर रहा हूँ, मैं उनको आपस में रिलेट कर सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो, या ये जो सेगमेंट आया है वो, उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट ये है और उसका भी पेरेंट ऑब्जेक्ट ये है, तो मैं आपस में रिलेट कर सकता हूँ उनको। अब ये आगे चल के काम आता है कि हम जब किसी इमेज के सेगमेंटेड पोर्शंस को या रीजन्स को, सेगमेंटेड रीजन्स को ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको then you can apply more algorithms on it. अब आ रहा है जी थोड़ा सा एडवांस मेथड, जैसे कि के मीन्स क्लस्टरिंग या फिर सुपर पिक्सल। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या करता है कि क्लस्टर बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि एक पिक्सल का क्लस्टर खुद बनाएगा, दूसरे पिक्सल के क्लस्टर्स वो खुद बनाएगा। तो आप सीड देते हो, उस सीड के अराउंड जो आसपास के जो उसके पिक्सल्स होंगे वो उसको एक क्लस्टर बोल देगा, दूसरे सीड के आसपास जो होंगे उसको क्लस्टर, आइटरेटिवली वो क्लस्टर्स बना देता है एक ही इमेज के अंदर। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या है उसकी डिटेल में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन उसमें यही है कि एक सीड के अराउंड जो आसपास के पिक्सल्स जो उससे सबसे नियरेस्ट है वो उसके ग्रुप बनाता चला जाएगा, क्लस्टर्स बनाता चला जाएगा। दूसरा आता है सुपर पिक्सल, ये भी के मीन्स क्लस्टरिंग मेथड के ऊपर ही बेस्ड है, थोड़ा सा और एडवांस है। तो उसमें जैसे कि आपने अगर एक पिक्चर ली है तो उसके जो लेट्स से ये जो कलर वैल्यू है, इन कलर वैल्यू को उसने फ्लैटन करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक यहाँ पे एक कलर वैल्यू थी, ये यहाँ पे कलर आ रहा है, जबकि ग्रेडियंट है, मतलब सिंगल कलर नहीं है, ग्रेडियंट है। लेकिन इमेजिन करो कि मैंने इसे फ्लैटन कर दिया, तो अब ये देखो ये फ्लैटन कलर दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये पिक्सलेटेड है। तो इसको उसने क्या किया कि इसको उसने फिर बाद में क्लस्टरिंग मेथड से बाद में इसको एज ए ट्री रिप्रेजेंट किया, और फिर ये सेगमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। और इनको ट्री रिप्रेजेंट करने के बाद इस और एल्गोरिथम लगा के पता लगा कि ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है। अब इसकी डिटेल अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपको और आइडिया होगा, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी भी इमेज को आप फ्लैटन करके ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो। तो आप ये देखो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट कलर्स दिख रहे हैं, इसको मैंने फ्लैटन किया, अब मैं इनके ग्रुप्स बना सकता हूँ, क्लस्टर्स बना सकता हूँ, वही सेम के मीन मेथड से। अब मैं इससे भी सेगमेंटेशन कर सकता हूँ।
जब मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा फिर मैं और दूसरे एल्गोरिथम्स इसमें अप्लाई कर सकता हूं। उन ग्राफ के बेसिस पे, उन ग्राफ लॉजिक के बेसिस पे मैं यहां पे बता सकता हूं कि ये मेरा एक ग्रुप है, ये मेरा दूसरा ग्रुप है। ठीक है। अब ये तो हो गए फंडामेंटल मेथड्स इमेज को सेगमेंट करने के, जिसमें कि आप इंटेंसिटी, कलर वैल्यूज़, पिक्सल का डिस्टेंस, जैसे कि के मीन्स एल्गोरिथम में यूज़ होता है, इनके बेसिस पे आप क्लस्टर्स बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, सेगमेंट्स के रीजन्स बना सकते हो। ये फंडामेंटल लेवल पे है। लेकिन आजकल जब से ये एआई आया है, तब से डीप लर्निंग, जब से डीप लर्निंग आया तो उसमें एक, जैसे एक एक मॉडल ले लेते हैं, यूनेट मॉडल। अब यूनेट जो मॉडल है उसके अंदर कि वो क्या करता है, सबसे पहले वो यही करता है, इमेज को पहले वो छोटे 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 टुकड़ों में बांटता चला जाता है। ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और फिर बाद में उसके अंदर जो उसकी टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी करके और उसको फिर से अपस्केल करता चला जा रहा है। तो पहले वो मैक्स पूलिंग 2D के थ्रू उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, जैसे कि यहाँ पे छोटे 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 सिंगल सिंगल पिक्सल्स में डाला हुआ है, फिर उनके क्लस्टर्स बनाए हुए हैं और फिर बाद में इन्हीं को रिप्रेजेंट करके वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करता हुआ सिमेंटिक सेगमेंटेशन तक ले आता है कि हाँ अब ये एक मेरा रीजन है, ये मेरा सेकंड रीजन है, ये मेरा थर्ड रीजन है। तो फंडामेंटल लेवल पे यही तरीका है, लेकिन उसको उन्होंने डीप लर्निंग मेथड में, यानी कि ज़्यादा कैलकुलेशन करके, ज़्यादा उसमें क्लासिफिकेशन कई बार कर करके करते 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 वो रिजल्ट तक लेके आए हैं। कि यूनिट आर्किटेक्चर ये रहा, जिसमें अब मैं इसके डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, इसके डिटेल में मैं आपको कभी फिर बाद में बताऊंगा। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक लाइब्रेरी मिली है, उसमें आप वेरियस डीप लर्निंग मॉडल करके भी आप बैकग्राउंड सेगमेंट कर सकते हो। ये लाइब्रेरी का नाम है RAMBG, ये मैंने इंस्टॉल करी। उसके बाद मैंने इमेजेस ली हैं। मैंने इमेज जो ली है, मेरी टेस्ट सैम्पल इमेज है, वो ये वाली है। ठीक है, इसके अंदर मैं कोड शेयर करूँगा आपके साथ। यहाँ पे मैंने अलग अलग है, इसमें यूनिट ह्यूमन सेगमेंटेशन, उन्होंने ह्यूमन को डिटेक्ट करने के लिए एल्गोरिथम लगाया है, तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो उन्होंने सारे ह्यूमंस निकाल दिए यहाँ पे, लेकिन उनको वो बैकग्राउंड में जो बच्ची है वो नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि शायद जो इस पिक्चर के अंदर एक खास बात है कि जो ग्लोबल इंटेंसिटी है ना वो तकरीबन बराबर है। तो जब डिसीजन फैक्टर्स चल रहे होंगे उस उनके नेटवर्क में, तो उन्होंने इसको बैकग्राउंड मान लिया होगा, इसको ह्यूमन नहीं माना होगा, तो इसलिए उसको डिलीट कर दिया। अब ऐसे ही यूनिट का एक और है क्लोथ सेगमेंटेशन, तो उसमें वो कपड़े निकाल के ले आता है। या आप, हाँ, अब यूनिट का जो नॉर्मल मॉडल है अगर वो लेके चलेंगे हम, जो 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 बेस मॉडल, ये वाला जो मॉडल है ये लेके चलूँगा, तो उसका रिजल्ट देखो। अब इसमें से आप अगेन जो पीछे जो बच्ची है वो गायब है। ठीक है, अब वही है ना, और इसमें से भी एक बच्चा भी फोरग्राउंड में भी गायब है, क्योंकि इस पिक्चर में प्रॉब्लम है। इस पिक्चर में प्रॉब्लम ये है, ये बच्चा गायब है और ये बच्ची भी। इस पिक्चर में प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल एलिमिनेशन है। अब मैंने आपको बताया था कि जब रीजन डिवाइड होता है तो रूल्स कुछ बताए थे फंडामेंटल लेवल पे कि इंटेंसिटी भी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए एक ग्रुप में। तो यहाँ पे दो ग्रुप बन रहे हैं, एक्चुअली कई ग्रुप्स बन रहे हैं जिनकी इंटेंसिटी में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, इसलिए डिसीजन लिया होगा, उस मॉडल ने डिसीजन लिया कि ये बैकग्राउंड है और ये भी बैकग्राउंड है। तो निर्भर करता है कि आपका मॉडल किस तरीके से ट्रेन किया गया है, किस तरीके से उसके अंदर कंडीशंस को हैंडल किया गया है या नहीं किया गया है। अगला एग्जांपल, एक और इसी तरह से डीप लर्निंग मॉडल है ISNet करके। अब ISNet में उन्होंने एक एक इमेज को लेके एनोटेट किया है और उसके अंदर सारी कंडीशन को हैंडल किया जाए। अब इसमें आप देखो तो इसके अंदर पीछे बच्ची भी डिटेक्ट हो रही है और ये सब भी डिटेक्ट हो रहे हैं।
अब आप मुझसे पूछोगे बच्ची तो बैकग्राउंड में तो डिटेक्ट क्यों हुई है, बिल्कुल ठीक है कि बच्ची तो बैकग्राउंड में वो डिटेक्ट क्यों हुई है, उसको भी नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकली यूनिट का रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे गायब है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह की एक्यूरेसीज को आप कैसे हैंडल कर सकते हो? इस लाइब्रेरी में एक और अच्छी चीज़ है कि वो आपको मास्क देता है। ठीक है, अब ये देखो उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं, उसने मेरे को मास्क दिया है। ये वो मास्क है जहाँ पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे पिक्सल्स हैं जिसको वो फोरग्राउंड मांगता है, और जो ब्लैक है वो बैकग्राउंड पिक्सल्स है, उनको आप उसने डिलीट कर दिया है। तो आप मास्क को लेके, इन मास्क को लेके भी आप आगे काम कर सकते हो। तो ये चीज़ इसमें, इस लाइब्रेरी में अच्छी है। अब इन मास्क को लेके आप कैसे काम करोगे इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो केवल इन मास्क को यूज़ करके। ऐसे ही इन्होंने एक और मॉडल बनाया है जो कि आईएसनेट एनीमे पे, जो कि एनीमे कैरेक्टर्स को सेगमेंट करने के लिए है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी, और फोरग्राउंड में ये बच्ची थी तो वो उसने सेगमेंट कर दी है। तो ये था इमेज सेगमेंटेशन का बेसिक, कि आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में डिफरेंस क्या है।